आज हम ऑनलाइन कक्षा में हर्षवर्धन के साम्राज्य विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने हर्ष के प्रयाग और कनौज सभा के बारे में चर्चा की थी। आज हम हर्ष का शासन प्रबंध, किस प्रकार हर्ष का शासन प्रबंध हर्ष ने किस प्रकार किया उसके बारे में, सम्राट हर्ष स्वयं शासन का धुरी था, यानी मुखिया हर्ष था। हर्ष प्रशासनिक व्यवस्था में व्यक्तिगत रुचि लेता था। प्रशासनिक जो व्यवस्था थी, मंत्री परिषद बनी हुई थी हर्ष की, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था में व्यक्तिगत रुचि लेता था, स्वयं जाकर निरीक्षण करता था। उसका विचार था कि प्रशासनिक कुशलता के लिए शासक को निरंतर सचेत रहना चाहिए। यानी उसका ये मानना था कि किसी भी राजा को अगर उचित प्रकार से प्रशासन चलाना है तो उसमें व्यक्तिगत रुचि लेनी चाहिए। उसके लिए वो बहुत मेहनत भी करता था। उसके दिन को 3 भागों में उसने बांट रखा था। अपने पूरे दिन के कार्यक्रम को 3 भागों में उसने बांट रखा था, जिनमें एक राज्य कार्य के लिए निश्चित था, जिसका पहला भाग कि राज्य कार्य के लिए वो सुनिश्चित करता था कि इस समय मुझे सिर्फ राज्य के कार्य करने निश्चित था। हर्ष को निरीक्षण यात्रा में लाभ में विश्वास था। हर्ष मंत्री परिषद बनी हुई थी, लेकिन मंत्री परिषद के कार्य में रुचि नहीं रखता था। वो स्वयं निरीक्षण यात्रा में विश्वास रखता था, स्वयं जाकर देखता था कि मेरे राज्य में क्या हो रहा है। यदि नगरों के निवासियों के आचार में कोई त्रुटियां होती तो वह स्वयं उनके बीच चला जाता था। और हर्ष की मुख्य विशेषता थी, इतिहास में बहुत कम राजा ऐसे मिलते हैं जो जनता के बीच में स्वयं जाते थे और जनता की व्यक्तिगत उनसे बात करते थे और उनकी समस्याओं का समाधान उसी स्थान पर करने का ये हर्ष प्रयास करते थे। इतिहास में एकमात्र ऐसे ये राजा हुए। किंतु इसकी यात्रा नगरों तक ही सीमित नहीं थी। सिर्फ नगरों तक सीमित नहीं थी उनकी यात्रा, वो ग्रामीण इलाकों में भी जाते थे और गांव के लोगों की समस्या का समाधान भी हर्ष करते थे। राजा किसी स्थान पर ठहरता था तो प्रजागण उसके भेंट कर सकते थे और उसके समस्त अपनी कठिनाइयां प्रस्तुत कर सकते थे। जब निरीक्षण यात्रा पे राजा जाते थे तो किसी भी गांव में वो पड़ाव डाल लेते थे और गांव के लोग वहां जाकर अपनी समस्या बता देते थे और समस्या का समाधान हर्ष तुरंत करने का प्रयास करते थे। तो ये हर्ष का था। उसके बाद उसका जो साम्राज्य है उनमें पहली कड़ी थी मंत्री परिषद। हर्ष ने कुछ मंत्री परिषद का भी गठन कर रखा था राजा को सलाह देने के लिए। सम्राट की सहायता के लिए मंत्री परिषद गठित की गई। राजा सिंहासन रिक्त होने की अवस्था में परिषद अपनी शक्ति का प्रयोग करती थी। मंत्री परिषद गठित की थी, लेकिन मंत्री परिषद के पास इतनी शक्ति थी कि कभी अगर मान लो राजा का स्थान अगर रिक्त भी हो गया तो ये इतनी शक्तिशाली थी कि मंत्री परिषद आपस में सलाह मशुरा कर राजा की नियुक्ति भी ये कर सकती थी। जैसे वर्धन वंश में ही ऐसा हुआ था। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद मुख्यमंत्री, उस समय जो प्रमुख जो मंत्री था, भंडी थे, उन मंत्री परिषद की एक सभा का आयोजन किया गया और हर्ष को मंत्री राजा घोषित कर दिया गया था। तो ये दिखाता है कि मंत्री परिषद उस समय शक्तिशाली थी। और सिर्फ राजा की नियुक्ति नहीं, विदेशी मामले में भी ये राजा को सलाह दे सकती थी और विदेशी मामले में भी अपना निर्णय ये सुना सकती थी। तो ये मंत्री परिषद शक्तिशाली थी। उसके बाद आता है सचिवालय। प्रतीक होता है कि राजधानी में एक सुव्यवस्थित सचिवालय भी था। ऐसा पढ़ने को मिलता है कि एक सुव्यवस्थित सचिवालय भी था उस समय। बाण भट्ट ने अवंती की विदेश यात्रा तथा युद्ध मंत्री बताया गया। अवंती नामक व्यक्ति को बाण भट्ट ने अपने ग्रंथ में इसको युद्ध मंत्री तथा विदेश मंत्री बताया गया था कि यह व्यक्ति विदेश मंत्री था, विदेश संबंधित गतिविधियों को यह ध्यान रखता था। सियानंद को उसने हर्ष का सेनापति कहा था। सियानंद नामक व्यक्ति को उसने हर्ष का सेनापति बताया था। यह प्रमुख सेनापति था, ऐसा माना जाता है वर्धन वंश के अंदर। स्कंदगुप्त को हाथी सेना का प्रमुख कहा गया। मधुवन ताम्रपत्र में स्कंदगुप्त को महापरमावतार महासामंत कहा गया। उसी पत्र में सामंत महाराज ईश्वर गुप्त को रिकॉर्ड संरक्षक कहा गया था। तो ये इसका सचिवालय के बारे में वर्णन है कि विदेश मंत्री, सेनापति, उनके बारे में इनका जिक्र किया गया है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सेना। हर्ष ने एक विशाल सेना अपने पास थी। हेनसांग बताता है, शिवयुकी नामक जो ग्रंथ था हेनसांग का, उसमें हेनसांग ने वर्णन किए हैं कि हर्ष के पास प्रारंभ में शुरुआत में 5000 हाथी थे, 2000 घुड़सवार थे, 5000 पैदल सैनिक थे,
ये शुरुआती साम्राज्य जब हर्ष राजा बना उस समय की बात है। उस समय उसके 5,000 हाथी थे, 2,000 उसके पास घुड़सवार थे, 5,000 उसके पास पैदल सैनिक थे। अपने साम्राज्य को विस्तृत करने के बाद हर्ष ने अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाया। धीरे धीरे जैसे साम्राज्य विस्तार हुआ तो उसने अपने सैन्य शक्ति को भी बढ़ाया, क्योंकि किसी भी राजा का अगर साम्राज्य विस्तार में सेना का प्रमुख योगदान होता है। तो हर्ष ने भी अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाया। उसके पास जो 5,000 हाथी थे, 5,000 से उसके पास 60,000 हाथी हो गए, 1,00,000 घुड़सवार हो गए। घुड़ सेना के लिए घोड़े सिंध और ईरान और कम्बोज से मंगाए जाते थे। घुड़सवार के लिए घोड़े सिंध प्रांत, ईरान और कम्बोज से घोड़े मंगाते थे। पैदल सेना इससे भी कई गुना अधिक रही होगी। ऐसा माना जाता है कि पैदल सेना तो इससे कई ज़्यादा रही होगी, किंतु इसकी ठीक संख्या नहीं दी गई है। कितने सैनिक थे इसके बारे में वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन हम 60,000 हाथी और 1,00,000 घुड़सवार सेना को देखें तो पैदल सेना इनसे दुगुनी या तिगुनी रही होगी, ऐसा अनुमान हम लगा सकते हैं। साधारण सैनिक होते थे, उन्हें चाट या भाट कहा जाता था। गुड़ सेना के अधिकारों को ब्रदेश्वर कहा गया। पैदल सेना के अधिकारों को बलाधिकृत, महाबलाधिकृत कहा गया। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, बलाधिकृत और महाबलाधिकृत क्या है। तो पैदल सेना के अधिकारियों को कहा जाता था। प्रमुख सेनाधिकारियों को महासेनापति कहा जाता था। जो प्रमुख सेनाध्यक्ष होते थे उन्हें महासेनापति कहा जाता था। उसके बाद हम बात करते हैं साम्राज्य के भाग। उसने अपने साम्राज्य को कितने भागों में बांट रखा था। हर्ष का साम्राज्य व्यक्तियों, विषय आदि में विविध था। प्रांतों को व्यक्तियों में बांटा गया था। प्रांत था उसी को व्यक्ति कहा जाता था प्राचीन काल में। हर्ष ने मधुबन तथा बांसखेड़ा पत्रों में अक्षेंतर भुक्ति का उल्लेख है। भुक्ति को वर्तमान जिले में समझा जा सकता है। भुक्ति का कोई विषय में बांटा गया था। संभवतः ग्राम का प्रशासन एक मुखिया के हाथों में था। ग्राम का प्रशासन गांव का एक मुखिया होता था, उसके हाथों में था। ये था हर्ष का साम्राज्य के भाग। उसके बाद बात करते हैं कर। उसने लगान की कैसी व्यवस्था कर रखी थी। राजस्व इकट्ठा करने के लिए वो लगान कैसे वसूल करता था। तो कर 3 प्रकार के करों का उल्लेख हमें मिलता है। उनमें आता है पहला यता, भाग और हिरण्य और बलि। भाग किसको कहते थे। भाग होता था भूमि कर था। भूमि के ऊपर लिए जाने वाले कर को भाग कहा जाता था उस समय, और पदार्थ रूप में दिया जाता था। और ये भाग है वो पदार्थ के रूप में दिया जाता था, न कि नगद दिया जाता था। तो भाग भूमि कर था, पदार्थ के रूप में दिया जाता था। उसके बाद आता है हिरण्य। करों को कृषक या व्यापारी को नगद दिया जाता था। हिरण्य जो कर था वो नगद दिया जाता था। तो इसमें ध्यान रखना है, भाग था वो पदार्थ के रूप में दिया जाता था और हिरण्य है वो नगद दिया जाता था। ये 2 भागों में थे प्रमुख विशेष। उसके बाद हम बात करते हैं भाग हिरण्य नगद कर था। संभवतः नाव कर भी लिया जाता था। व्यापारी वस्तुओं पर नाप और तोल के अनुसार कर दिए जाते थे। कृषि उत्पादनों में सम्राट का 6ठा भाग था। कृषि उत्पादनों में सम्राट कृषि का 6ठा हिस्सा लेता था। इससे स्पष्ट होता है कि बहुत ही कम कर लेता था हर्ष अपनी जनता से। अनिवार्य श्रम भी लिया जाता था। अनिवार्य श्रम भी लिया जाता था। प्रत्येक परिवार के व्यक्ति को काम करना पड़ता था साम्राज्य में, लेकिन उसके लिए पारिश्रमिक दिया जाता था। लेकिन उसके लिए उसे पारिश्रमिक मिलता था। ऐसे नहीं था कि बेगार ली जाती थी। बेगार नहीं ली जाती थी। वर्धन वंश के अंदर हेनसांग ने लिखा कि राजभूमि को 4 भागों में बांट रखा था। राज जो भूमि थी, प्रशासनिक जो भूमि थी, उसको 4 भागों में बांटा गया था हेनसांग के अनुसार। एक भाग राज कार्य चलाने के लिए था। एक भाग से जो कर इकट्ठा किया जाता था वो राज कार्य चलाने के लिए काम में लिया जाता था। दूसरा भाग मंत्रियों तथा अन्य कर्मचारियों को वेतन देने के लिए जाता था। 4 भाग थे। उसमें जो पहला भाग था उसमें राज कार्य को चलाने के लिए उसके पैसों का प्रयोग किया जाता था, और दूसरा जहां से राजस्व इकट्ठा होता था अपने मंत्री और जो प्रमुख कर्मचारी थे उनको वेतन देने के अंदर ये काम में लिया जाता था। और तीसरा भाग सुयोग्य व्यक्तियों को पुरस्कृत करने के लिए था। जो योग्य व्यक्ति थे, साहित्यकार थे या अन्य जो व्यक्ति थे, उनको पुरस्कार देने के लिए तीसरे भाग का प्रयोग करता था हर्ष। और चौथा जो भाग था धार्मिक संप्रदायों को दान देने के लिए ये था। यानी 4 भागों में था। पहला राजस्व चलाने के लिए काम में लिया जाता था। उसके बाद मंत्रियों को वेतन दिया जाता था। तीसरे में सुयोग्य जो व्यक्ति थे उनको पुरस्कार दिया जाता था। और चौथे भाग में ये धार्मिक कार्यों के अंदर हर्ष खर्च करता था। तो ये 4 भाग थे।
उसके बाद हम बात करते हैं उसके साम्राज्य में दंड विधान की। कोई अपराध के बाद किस प्रकार की दंड व्यवस्था थी हर्ष के पास। हेनसांग ये भी बताता है कि अपराधी और विद्रोहियों की संख्या बहुत कम थी। हेनसांग अपनी प्रसिद्ध पुस्तक शिवयुकी के अंदर ये वर्णन करता है कि उस समय अपराध ना के बराबर थे और विद्रोह करने वाले थे ही नहीं। जब कानून तोड़ा जाता था तो अपराधियों को दंड दिया जाता था। जब कानून तोड़ा जाता था तो अपराधियों को सुनिश्चित दंड मिलता था। शारीरिक दंड नहीं दिए जाते थे। ध्यान करने वाली बात है, उस समय शारीरिक दंड नहीं दिए जाते थे। अपराधियों को जीवन जंगलों में बिताने के लिए नगर से निकाल दिया जाता था। कोई अगर अपराध करते उसको शारीरिक दंड नहीं था, उसको नगर से बाहर जंगल में निकाल दिया जाता था। कुछ अपराधियों के लिए थोड़ा सा जुर्माना भी दिया जाता था, आर्थिक दंड भी दिया जाता था छोटे मोटे अपराधों के लिए। अभियुक्त से अपराध स्वीकार कराने के लिए यंत्रणा नहीं दी जाती थी। परीक्षा द्वारा अपराध की जांच करने का भी था। परीक्षा के द्वारा जांच पड़ताल करने के बाद यह सुनिश्चित किया जाता था कि यह व्यक्ति किस प्रकार के दंड के योग्य हैं। इस पर ऐसे दंड नहीं दिया जाता था। तो यह था हर्ष का साम्राज्य विस्तार। उसके बाद हम बात करते हैं जो प्रसिद्ध जो यात्री आया हुआ था हेनसांग, उसने भारत के बारे में क्या वर्णन किए हैं, उसने भारत की स्थिति के बारे में क्या लिखा। सर्वप्रथम हम बात करते हैं सामाजिक स्थिति की। सामाजिक स्थिति के बारे में उसने क्या किया, उस प्रकार समाज उस समय कैसा था। तत्कालीन समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्णों में विभाजित था। हर्ष हेनसांग के अनुसार उस समय 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 वर्णों में समाज उस समय विभाजित था। ये समझता रहन सहन पर ज्यादा ध्यान देते थे। शूद्र खेती व परिचर्या करते रहते थे। समाज में शुद्ध भोजन और नैतिक चरित्र पर बल था। प्याज, लहसुन और मांस खाने वालों को निवास शहर से बाहर था। अंतर जाति विवाह प्रतिबंधित थे। प्याज और लहसुन और मांस खाने वाले लोग थे, उन्हें नगर में नहीं रखा जाता था, उनका निवास स्थान नगर से बाहर होता था। यह सामाजिक स्थिति थी। उसके बाद हम बात करते हैं आर्थिक पक्ष के बारे में। हेनसांग ने क्या लिखा, भूमि उर्वर थी तथा लोग समृद्धशाली थे। भूमि थी उपजाऊ थी, लोग समृद्धशाली थे, लोगों के पास आर्थिक धन था। सोने चांदी के सिक्के सामान था। कौड़ियों का मुद्रा के रूप में प्रचलन था। सोने चांदी के सिक्के चलते थे। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि आर्थिक संपन्न था हमारा देश उस समय। वस्त्र उद्योग का व्यवसाय उन्नत था। समाज में श्रेणी व्यवस्था प्रचलित थी। ताम्रलिपि, बंडोज, पाटलिपुत्र आदि शहर व्यापारिक केंद्र थे। ये आर्थिक पक्ष था। उसके बाद हेनसांग के अनुसार धार्मिक जीवन कैसा था। ज्ञान की खोज धार्मिक जीवन का मुख्य लक्ष्य था। ज्ञान की खोज, मोक्ष की प्राप्ति करना लोगों का मुख्य लक्ष्य था। भारत में ब्राह्मण धर्म का प्रभाव था। उस समय भारत में ब्राह्मण धर्म का प्रभाव था। जैन एवं बौद्ध धर्म भी प्रचलित थे। जैन और बौद्ध धर्म भी प्रचलित थे। राजा प्रजा धर्म सहिष्णु थे। बौद्ध में महायान प्रभावी था। सभी धर्मों में मूर्ति पूजा प्रचलित थी और ब्राह्मण धर्म यज्ञ और गाय आदरणीय थी। यज्ञ और गाय उस समय आदरणीय थी। मूर्ति पूजा उस समय भी थी। उसके बाद हम बात करते हैं राजनीतिक जीवन की। उस समय हेनसांग के अनुसार भारत का राजनीतिक जीवन कैसा था। वर्धन वंश के अंदर शासन पद्धति हितकारी सिद्धांतों पर आधारित थी। राज्य की आय राजकार्य चलाने, वेतन, पुरस्कार, दान आदि में खर्च होती थी। जैसा कि पीछे हमने पढ़ा 4 भागों में हम राजस्व को बांट रखा था। तो राजस्व था दान कार्य में, पुरस्कारों में, इनमें खर्च हो जाता था। हर्ष की राजकार्य में व्यक्तिगत रुचि थी। राजकार्य में हर्ष व्यक्तिगत रुचि लेता था। वह निरीक्षणीय यात्राएं भी करता था। दंड नीति, उदार अपराध कम होते थे। कुछ अपराधों को कठोर सजा थी। हर्ष के पास एक विशाल सेना थी। उसके बाद हम बात करते हैं शिक्षा की। शिक्षा व्यवहारों गुरुकुल के माध्यम से दी जाती थी। उस समय गुरुकुल व्यवस्था थी। शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिष्य को गुरु के पास रहना पड़ता था। वेदों का पाठ मौखिक होता था। वेदों का पाठ उस समय मौखिक पढ़ाया जाता था। ब्राह्मी लिपि प्रचलित थी। शिक्षा संस्कृत भाषा तथा वाद विवाद प्रचलित थे। संस्कृत भाषा का विशेष प्रयोग होता था। नालंदा एवं वल्लभी शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। हर्ष के मूल्यांकन की बात करें तो हम हर्ष एक महान शासक था, एक महान कूटनीतिज्ञ था, एक महान सेनापति था, एक महान धर्म रक्षक भी था। तो ये था हर्ष का साम्राज्य विस्तार।